नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बेटा आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ये कक्षा 9th का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है आज 11 अप्रैल को। ठीक है, आप बच्चों ने आज पेपर दिया है, तो आज इस वीडियो में हम उस सोशल साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स को जो आज आप बच्चों के सामने आए हैं, जो आप बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं। तो आप बच्चे मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, और ये पेपर जो था ये आपका 40 नंबर का पेपर हुआ था, 2 घंटे का पेपर था। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे वो बच्चे भी अपने आंसर्स को चेक कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सामान्य निर्देश दिए हैं हमें। तो ये सामान्य निर्देश जो है आप सभी बच्चों ने पढ़ लिए होंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए से, ये पहला क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम के अनुसार आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे और क्यों। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसके आंसर पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपके सामने है। उत्तर नंबर 1, यदि हम दिल्ली के निवासी हैं तो ग्रीष्म ऋतु में हम हल्के और सूती वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि दिल्ली की जलवायु विषम जलवायु है, जहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, कहता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता बताइए। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपके सामने है उत्तर नंबर 2। तो कहता है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है इन्हें हम पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, और ये वृक्ष शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनके उदाहरण क्या है, बांस, साल, शीशम, चंदन और सहतूत। ये वृक्ष झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो वृक्ष है ये भारत के काफ़ी हिस्से में पाए जाते हैं और ये वृक्ष जो है गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका उत्तर नंबर 2। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है राज्यसभा का महत्व बताइए। राज्यसभा क्या है। तो इसके महत्व की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसके आंसर को चलते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तर नंबर 3 आपको दिया हुआ है। क्या कहता है, राज्यसभा क्या है, ये उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है। ये सभा कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर हम इसके सदस्यों की बात करते हैं तो राज्यसभा के जो वर्तमान सदस्य हैं वो 245 हैं और इसके 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये राज्यसभा की विशेषताएं बोल सकते हैं हम इनको, या बोल सकते हैं कि राज्यसभा का क्या है, महत्व है। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इसमें एक चीज़ भी बता सकते हैं कि राज्यसभा क्या करती है। राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर क्या करती है, कानून बनाती है। तो कानून निर्माण में भी इसका एक महत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा बिगड़ रहा है। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो ये आपके सामने उत्तर नंबर 4 है। तो इसके पारिस्थितिक तंत्र में जो असंतुलन के जो कारण है वो निम्नलिखित हैं। जैसे पेड़ों की हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का एक सबसे बड़ा कारण है। कारखानों से निकलने वाला जो जहरीला धुआं है वो वातावरण को दूषित कर रहा है। कारखानों से निकलने वाला जो दूषित और जहरीला पानी है वो नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहा है। और जंगली जानवरों की बड़ी मात्रा में जो मनुष्य शिकार कर रहा है उससे भी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारा इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें जो है ये देखना पड़ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा उत्तर नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे कहता है प्रश्न नंबर 5 में भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ भारत की जलवायु की जो क्षेत्रीय विभिन्नता हैं उनका उदाहरण लेकर उनको बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं उत्तर नंबर 5 कहता है भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर भारत जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है एवं दक्षिण भारत जो है ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल जो है ये केरल राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जलवायु सम है क्योंकि समुद्र के निकट है। ठीक है, तो अतः जो केरल राज्य है, ये जो केरल राज्य है
यहाँ ना तो अधिक ठंड होगी और ना ही अधिक गर्मी होगी। इसके विपरीत अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख कहाँ है हमारा, ये अब हमारा यूनियन टेरिटरी है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आता था, ठीक है, अब क्या है, ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो इसकी जलवायु क्या है, विषम जलवायु है, क्योंकि लद्दाख की दूरी जो है समुद्र से काफ़ी अधिक है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख जो है ये समुद्र से काफ़ी ऊपर है, इसी वजह से इसकी जो जलवायु क्या है वो क्या है, विषम जलवायु है। और इसीलिए लद्दाख में जो शीत ऋतु में काफ़ी ठंड पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि दो क्षेत्रों की जलवायु में कितनी विभिन्नता है। देश हमारा एक ही है लेकिन जलवायु में विभिन्नताएं पाई जाती है। जहाँ लद्दाख की जलवायु क्या है वो काफ़ी ठंडी है, ठीक है, वहाँ पर अगर हम बात करते हैं लद्दाख की जलवायु की तो वो शीत ऋतु में काफ़ी ठंडी पाई जाती है। लेकिन अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल जो है शीत ऋतु में ना तो अधिक ठंडा होता है और ग्रीष्म ऋतु में ना ही अधिक गर्म होता है, ठीक है। तो ये जलवायु में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 5, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा है, कहता है हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। एक तो हमें ये बताना है, दूसरा अथवा में एक प्रश्न और पूछा गया हमसे, चुनावों को लोकतंत्र मानने का आधार क्या है, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम, चलते हैं इनके उत्तर पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का उत्तर जो है आपको दिया हुआ स्क्रीन पर, जिसमें कहता है हमें चुनाव की आवश्यकता है जिसके कारण निम्नलिखित हैं। आधुनिक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में भाग नहीं ले सकते, इस कार्य को केवल उनके प्रतिनिधि कर सकते हैं, अतः इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हमें चुनाव की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है, यह लोगों को सरकार चलाने के लिए अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, चुनाव लोगों को स्वच्छ और सहायक सरकार को चुनने के लिए नियंत्रण उनके हाथों में देता है। तो ये क्या है, चुनाव की आवश्यकता है और हम कह सकते हैं कि जहाँ चुनाव है वहाँ लोकतंत्र होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ अथवा में एक प्रश्न और पूछा गया जिसमें हमें लोकतंत्र, चुनाव को जो है लोकतंत्र का आधार मानना क्यों माना गया है। तो इसके कुछ कारण हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला क्या है, पहला कारण है चुनाव में लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जो लोकतंत्र की पहली शर्त होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, चुनाव में हम डायरेक्ट वोट देते हैं और इनडायरेक्ट हम जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकतंत्र की पहली शर्त ये है कि लोग जो है अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। लोगों के पास अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनने का अधिकार होता है, तो हम अपनी पसंद से अपने प्रत्याशी को चुन सकते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों को पूरा अधिकार होता है। इसके बाद चुनाव के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, जो कि लोकतंत्र का एक आधार होता है। हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार को उसके गलत काम के प्रति उसको सचेत कर सकते हैं, तो ये भी लोकतंत्र का एक आधार होता है। चुनाव के माध्यम से चुनाव के माध्यम से लोग जो है वो क्या करते हैं, वो पिछली सरकार को हटाकर नई सरकार को नीति और योजना निर्माण करने का जो है अवसर प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये लोकतंत्र मान के जो है कुछ आधार होता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक आधार कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 6, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7 में, जिसमें बोला गया है उदाहरण के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता की व्याख्या कीजिए। तो हमें ग्रामीण निर्धनता की व्याख्या करनी है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं जैसे उत्तर नंबर 7 में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी निर्धनता है ये प्रचंड बेरोजगारी है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ये बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी का काम करने वाले लोगों में पाई जाती है, जिसमें खेती का काम करने वाले दिखने में तो रोजगार प्राप्त व्यक्ति होते हैं, परंतु वास्तव में वो छिपे या प्रचंड बेरोजगार होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेरोजगारी है, प्रचंड बेरोजगारी, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, इसे सीमांत बेरोजगारी भी बोला जाता है, जिसमें प्रोडक्शन तो उतना ही रहता है। अगर मजदूर 5 काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन अगर 100 किलो गेहूं का है, तो अगर यहाँ मजदूरों की संख्या 4 हो जाती है और प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन तब भी 100 किलो का ही है, तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो छिपा हुआ बेरोजगार है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो बेरोजगारी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है और खेतों में ये बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 7, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 8 में बोला गया सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किस प्रकार देखते हैं। तो देखिए इसके उत्तर पे चलते हैं सीधे। ये आपके सामने है, इसका उत्तर का 8, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है। तो पहला इसका जो पॉइंट है निरक्षरता स्तर है, दूसरा कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, तीसरा स्वास्थ्य के अवसरों की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित और पेयजल और स्वच्छता की कमी, ठीक है। तो ये क्या है, ये निर्धनता के कुछ कारण है, ठीक है, सामाजिक निर्धनता के कारण है जो वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह है आपका उत्तर नंबर 8। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे प्रश्न हमें दिया है प्रश्न नंबर 9, जिसमें पूछा गया भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है, इस कथन की समीक्षा करनी है। और ये हमसे 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके उत्तर को देखते हैं।
ये आपकी स्क्रीन पर आप उत्तर देख सकते हैं। उत्तर नंबर 9 है। तो कहता है भारत का जो राष्ट्रपति है ब्रिटेन की महारानी की तरह है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति होती है, परंतु यदि हम थोड़ी गहराई से जाएं तो हमें पता चलेगा कि राष्ट्रपति का पद गौरवमय तो है, परंतु उसकी वास्तविक शक्तियाँ बहुत कम है। राष्ट्रपति अपने आप संकटकालीन स्थिति घोषणा नहीं कर सकता, वह केवल मंत्रिमंडल की सलाह से ही ऐसा कर सकता है। इस विषय में प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप से ऐसा करने का निवेदन भेजता है। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति घोषणा करता है। ऐसी घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर होना आवश्यक है। याद रहे, राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह के अलावा भी स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के स्वविवेक के प्रयोग का अर्थ तानाशाह बनता है, जो संसदीय प्रणाली में असंभव सी बात है। तो अगर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम करता है तो वो काम उसका शून्य माना जाएगा, वो संविधान के अगेंस्ट में आता है, तो ऐसे काम को माना नहीं जाता। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति अगर कोई भी काम करता है तो उसे मंत्रिमंडल की सलाह लेनी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, ये नाम मात्र कार्यपालिका है, नाम मात्र कार्यपालिका है। और अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की, तो वो क्या है, वो वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति की, जो भारत के राष्ट्रपति है, इसकी तुलना ब्रिटेन की महारानी से की जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको कैसी लग रही है अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में, इसी प्रश्न 11 में अथवा में पूछा गया है राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन करना है। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो यहाँ इसके उत्तर हैं, जैसे पहला पॉइंट दिया है, राजनीतिक कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है देश के कानून का निर्माण करना है। दूसरा, देश की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियम कानून बनाना है। राजनीतिक कार्यपालिका पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार आय और व्यय का अनुमान लगाती है। राजनीतिक कार्यपालिका नीति निर्माण करती है और पूरे देश में लागू करती है। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वो बहुत ध्यान से कार्य करती है। अगर राजनीतिक कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो राजनीतिक कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और जब तक कार्यपालिका को विधायिका में अपना बहुमत प्राप्त है तब तक वो कार्य करेगी। अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे विधायिका से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 9। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 10 में, वायसराय की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। और इसके साथ अथवा में है 1933 में हिटलर द्वारा पारित विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधानों का भी वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए, और ये प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछा गया है, इसके उत्तर को देखते हैं हम। ये आपके सामने उत्तर नंबर है 10। ठीक है, तो वायसराय की संधि के जो प्रावधान है, क्या पहले इसमें बोला गया है युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी ने अपने उपनिवेश जो है उसको छोड़ने पड़े। कोयले के भंडारों पर फ्रांस को जो है फ्रांस ने अधिकार कर लिया। और इसके बाद 6 अरब पाउंड का, कितना, 6 अरब पाउंड का जुर्माना जर्मनी पर लगाया गया। सेना पर अंकुश लगा दिया गया और जर्मनी के जो खनिज संसाधन थे उन पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी का जो क्षेत्र था रायलैंड, वो मित्र राष्ट्रों ने उस पर कब्जा कर लिया। मित्र राष्ट्रों के साथ वायसराय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक साबित हुई। ठीक है, तो ये कौन सी थी, ये थी वायसराय की संधि जो मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है बच्चों, इसके बाद अथवा में देखिए इनेबलिंग एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये बताया गया है कि ये इनेबलिंग एक्ट जो है ये 3 मार्च 1933 को इस एक्ट को पारित किया गया था। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर ने जो है संसद को क्या गया, वो हाशिए पर धकेल दिया और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार हिटलर को मिल गया। जो नाज़ी पार्टी थी, जो नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और जो संगठन थे उन पर क्या लगा, प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थव्यवस्था में मीडिया और न्यायालय पर जो है राज्य का वो नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज में नाज़ी के हिसाब से जो है नियंत्रण और व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष निगरानी सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दी पुलिस, स्टॉर्म ट्रूप्स के अलावा गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस सेवा, सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब संवैधानिक अधिकार दिए गए और इनकी वजह से नाज़ी राज्य एक खूंखार अपराधी राज्य की छवि में बदल गया या उसको छवि प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये सारी जितनी भी गतिविधियाँ थी ये
विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट जो 1933 में 3 मार्च को हिटलर ने पास किया, ये उस एक्ट के बाद हिटलर के हाथ में पावर आ गई और हिटलर क्या बन गया, एक तानाशाही बन गया। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर नंबर 10। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 11 में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको इसके प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। तो हमें अगर इसके प्रश्नों पे चलते हैं तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न हमें पूछा गया है, मार्फा के काम पर लौटने से क्यों इनकार कर दिया, तो उसने काम पर लौटने से इनकार क्यों कर दिया, एक प्रश्न तो ये है। दूसरा 11.2 में लाल पट्टी किसका संकेत था, और 11.3 में फरवरी क्रांति में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इनके उत्तर को देखते हैं, हम चलते हैं इनके उत्तर पे। तो ये आपके सामने इनके उत्तर हैं। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1, मार्फा ने काम पर लौटने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह बाकी मजदूरों की तरह हड़ताल को अपना समर्थन देना चाहती थी। ठीक है, उत्तर 11.2 हड़ताल और विरोध प्रदर्शन। उत्तर 11.3 फरवरी क्रांति महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन किया। पुरुष कामगारों को लाल पट्टियाँ जो है महिलाओं ने बांधी और सारी जो औरतें थी उन्होंने काम क्या किया, रोक दिया, पुरुषों के साथ औजार ज़मीन पर डाल दिए। पुरुषों के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए महिलाएं निकल पड़ी। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर नंबर 11। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आगे हमें ये भी एक अनुच्छेद दिया है, तो इसमें निर्धनता के ऊपर हमें अनुच्छेद दिया है जिसमें प्रश्नों को पढ़ के उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसके प्रश्नों पे चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न दिए हैं 12.1, 12.2, 12.3, जिसमें आपको ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो सीधे हम इनके उत्तरों पर चलते हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं इनके उत्तर को। तो ये देखिए यहाँ पर 12.1 में उत्तर दिया है, भारत में निर्धनता रेखा तय करते समय खाद्य पदार्थ, कपड़े, जूते, चिकित्सा, शिक्षा आदि आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, उत्तर नंबर 12.2, भारत में निर्धनता का आकलन कैलोरीज पर आधारित होता है। उत्तर नंबर 12.3, भारत में शहरी और गांव में कैलोरी की आवश्यकता अलग अलग होती थी कि गांव में रहने वाले लोगों को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है क्योंकि ग्रामीण लोगों का कार्य शारीरिक अधिक होता है और उन्हें अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है, जबकि शहरों में जो होता है वो कैलोरी लोगों को कम चाहिए होती है क्योंकि गांव के मुकाबले शहरों में जो काम करते हैं लोग उनका शारीरिक काम उतना अधिक नहीं होता। तो अगर हम शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है, अगर हम गांव में बात करते हैं तो यहाँ पर 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है प्रतिदिन अपने भोजन में। और अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में इतनी कैलोरीज ले रहा है प्रतिदिन तो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, हाँ उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका उत्तर नंबर 12। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर एक राजनीतिक मानचित्र दिया है जिसमें बिंदु ए को जो है अंकित किया गया है और हमें पहचानना है कि वो कौन सा है और वहाँ पर हमें क्या लिखना है, उस पर सही नाम लिखना है। तो क्या दिया, हमें एक मित्र राष्ट्र दिया हुआ है। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। नक्शा कहाँ है हमारा, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, ये हमें वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए, अगर हम इसको जूम करके देखते हैं, अगर हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो देश है ये हमारा पुर्तगाल है, ये वाला देश है ये हमारा स्पेन है, और ये वाला जो देश है जहाँ पर ये एरो दिया हुआ है बेटा, ये है हमारा फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस क्या था, ये एक मित्र राष्ट्र था। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रांस है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये जो राज्य है ये है फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस क्या है, मित्र राष्ट्र है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आगे देखिए, आगे जो है हमसे पूछा गया है 13.2 में भारत का राजनीतिक रेखा मानचित्र है और हमें चिन्ह जो दिए गए हैं और हमें नाम लिखना है। जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये हमें बताना है कहाँ है। इसके अलावा तो अगर हम बात करते हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क की, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, देखते हैं इसको। ये देखिए कांजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये देखिए यहाँ पर जो राज्य है, ये वाला जो राज्य है ये है हमारा आसाम। ठीक है, आसाम राज्य, और इसी राज्य में है कांजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है
अथवा में मुडुमलाई वन्यजीव अभयारण्य और रंगाडीतू पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो ये दो भी हमें बताने हैं कहाँ पर है। तो देखते हैं इसको भारतीय नक्शे में ये कहाँ पर पड़ेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर है मुडुमलाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मुडुमलाई। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इस राज्य की, तो ये राज्य है हमारा कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ पर जो पड़ेगा बर्ड सेंचुरी वो पड़ेगी रंगाडीतू। ठीक है, रंगाडीतू बर्ड सेंचुरी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ये प्रश्न हमारे फिनिश होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं। क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत आप बच्चों के लिए कर रहा हूं तो थोड़ा सा रिवॉर्ड आप अपने टीचर्स को दीजिए। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।